हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप एक बहुत ही बड़ा वाइडर टॉपिक है जो आगे फ्यूचर में भी आप पढ़ते रहोगे और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं, तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की मीनिंग, देन फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप की मीनिंग। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। पार्टनरशिप का मीनिंग होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आकर किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है। एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज़ लिखी होंगी, उनके नाम, उनके एड्रेस, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं उस पार्टनरशिप डीड में। तो इसमें क्या कॉमन कंटेंट होता है, नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर, फर्म का नाम होगा, पार्टनर्स का नाम होगा, फर्म की पार्टनर्स का एड्रेस होगा, फर्म का एड्रेस होगा, कितना किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, कि किसे कितना प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, कौन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसमें सब चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है कि फ्यूचर में कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो तो हमारे पास एक एग्रीमेंट बना हुआ है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आ जाते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप जो एक्ट पास हुआ था वो 1932 में हुआ था, जिसके अंदर ये बताया गया कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलके किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे तो उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। उसके बाद आ जाती है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या है कि अगर फ्यूचर में कुछ भी फर्म में लॉसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर लॉसेस होते हैं, तो हर पार्टनर को वो लॉस उठाना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर नहीं उठाएगा। अगर 3 पार्टनर्स है तो तीनों मिलके उस लाइबिलिटी को उठाएंगे और उसकी जो भी डेप्ट्स होंगी वो फुलफिल करेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है रिस्क बियरिंग। तो यहाँ पे जो रिस्क होगा वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगा। कोई एक पार्टनर ही सारा रिस्क बियर नहीं करेगा। यहाँ पे तो सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में वो सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा था सारे रिस्क बियर, वही प्रॉफिट ले रहा था, वही लॉस ले रहा था। बट यहाँ पार्टनरशिप में अगर जितने भी पार्टनर्स होंगे, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स इक्वली रिस्क बियर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी सारे पार्टनर्स इक्वली लेंगे, सब एक दूसरे से डिस्कस करके फिर कोई डिसीजंस लेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर, अब ये है कि अगर हमें पार्टनरशिप में फर्म खोलनी है तो हम नंबर ऑफ कितने, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। तो मिनिमम तो 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पर्सनस को हम लेके पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं। तो एक तो ईज़ी टू फॉर्म है कि यहाँ पे ईज़ी टू फॉर्म ये इसलिए है कि यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं फुलफ़िल करनी होती है। अगर मुझे पार्टनरशिप में मेरे 3 दोस्त हैं तो हम तीनों मिलके ईज़िली जाकर अपना पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हैं। मुझे कोई भी उसमें लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ये भी है कि पार्टनरशिप डीड भी बनाना है कि नहीं बनाना वो तुम्हारे हाथ में है, जो भी फर्म खोल रहा है। बट आगे जाके कन्फ्लिक्ट्स ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए, बट वो भी कंपलसरी नहीं होती है। उसके बाद है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में। यहाँ पे कोई किसी एक ही अकेले पर्सन को सारा रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। हर पार्टनर अपने अपने स्किल में फुलफिल होगा, अपने मतलब हर किसी की अलग अलग स्किल्स होंगी, हर किसी का अलग अलग माइंड सेट होगा। तो अगर कोई डिसीज़न लेना है तो 3-4 लोग अगर मिलके डिस्कस करके डिसीज़न लेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिसीज़न होगा। तो ये है कि एक बैलेंस डिसीज़न मेकिंग भी हो जाता है पार्टनरशिप में। फोर्थ पॉइंट है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बहुत सारे पर्सन्स मिलके बिजनेस बना रहे हैं
तो सारे पर्सन्स कैपिटल भी लेकर आएंगे, सारे पर्सन्स रिसोर्सेज भी लेकर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स हो जाता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं पार्टनरशिप के, ये भी देख लेते हैं। तो पहला डीमेरिट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर फ्यूचर में बिजनेस बहुत ज़्यादा ही हमारा लॉस में चला जाता है तो हर पार्टनर की पर्सनल एसेट बिक सकती है। किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर की ही नहीं बिकेगी, सारे पार्टनर्स को वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म हम चला रहे हैं, बहुत बड़ी स्केल पे चला रहे होंगे, बहुत बड़ी लार्ज स्केल बिजनेस होगा, तो उसमें लार्ज लॉस भी होगा, तो उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। कन्फ्लिक्ट हमेशा ये हो नहीं सकता कि 4 लोग अगर पार्टनर हैं तो चारों एक बात पे एग्री हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट आएगी और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग अलग सबके कल्चर्स हैं, तो सबका माइंड सेट भी अलग है, सबके ओपिनियंस भी अलग है, तो यहाँ कन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का यहाँ पे हमारा मतलब है कि यहाँ पे किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, किसी की भी डेथ हो सकती है, कोई पार्टनर इनकैपेसिटी हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए। यहाँ पे इंसॉल्वेंट का मतलब है कि किसी को ऐसी बीमारी हो जाए किसी पार्टनर को कि वो आगे काम कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई पार्टनरशिप में, फिर तो हमें फर्म बंद भी हो सकती है फिर, तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। या फिर कोई पार्टनर इनकैपेसिटी में चला जाए, मतलब कि पहले तो वो कैपेबल था वो काम करने के लिए, पर अब धीरे धीरे वो इतना कैपेबल नहीं रहा अपनी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, तो यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी हो जाती है। या फिर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन फर्म, ये 12th क्लास में अकाउंट्स में भी पढ़ोगे तुम लोग कि एडमिशन, डेथ और डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का मतलब है कि कोई पार्टनर अब चाहता है कि फर्म बंद हो जाए। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि फर्म अब बंद कर दें हम लोग, तो ये भी हो सकता है, तो ये सारी भी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। 4th पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, वो पब्लिश नहीं किए जाते, इस वजह से जो पब्लिक होती है वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाती है। अब देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पहला है पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब है कि जब तक भी अगर मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों मिलके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम जब तक चाहते हैं मतलब जब तक हमारा मन करे तब तक हम वो बिज़नेस को रन करेंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा तो हम शट डाउन कर देंगे। तो हम जब तक चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप को आगे ले जाना, हम तब तक लेके जाएंगे। पार्टनरशिप एट विल में ये होता है। फिर सेकंड है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने डिसाइड कर लिया कि हम 5 ईयर्स तक ये पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे बस, तो हमने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि हम इतने साल तक ही ये पार्टनरशिप को अपनी कंटिन्यू करेंगे। थर्ड आ जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का है कि हमें कोई एक टास्क मिला, कोई हमें एक ऑर्डर मिला, तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके ये ऑर्डर फुलफ़िल कर लेते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है, जैसे ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो पर्टिकुलर हम एक टास्क कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखेंगे कि कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। पहला आ गया एक्टिव पार्टनर, जो सारी मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जो जो कंपनी में होता है वो सारे काम करता है, हमेशा एक्टिव रहता है, सारे काम देखता है, सारे डिसीजंस इफ़ेक्टिवली लेता है, हमेशा एक्टिव रहता है अपने काम में। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर हो गया कि बस कैपिटल तो लगा दी कंपनी में, कभी आओ नहीं, काम वाम कुछ नहीं देखना, मतलब बस पैसे दे दिए, उसके बाद फिर देख लो। जैसे हम लोग कभी प्रोजेक्ट सुनाते हैं स्कूल में कि हाँ चलो भाई 3 दोस्त बना रहे, भाई मैंने तो पैसे दे दिए, तुम लोग काम कर लो अपना, देख लो, तो वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड आ जाता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो कैपिटल भी देता है, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करता है, सब कुछ करता है, प्रॉफिट भी लेगा, रिस्क भी झेलेगा, बट आउटसाइडर मतलब कंपनी के बाहर के लोग हैं, उनको नहीं पता होगा कि ये भी पार्टनर है इन कंपनी में। वो होता है सीक्रेट पार्टनर, जो सारे काम तो कर रहा है बट बाहर वालों को नहीं पता कि ये बंदा भी पार्टनर है।
फोर्थ आ जाता है नॉमिनल पार्टनर। जो नॉमिनल पार्टनर होता है बिल्कुल सीक्रेट पार्टनर के अपोजिट होता है कि ये ना प्रॉफिट लेगा ना लॉस लेगा, ये कुछ भी नहीं लेगा, बट ये पार्टनर इसलिए है क्योंकि इस बंदे का नाम है। और जो कुछ लोग आउटसाइडर्स हैं वो सिर्फ इसका नाम सुन के उस पार्टनर पे बिलीव करके उस कंपनी में पैसा लगा देते हैं। ये होता है नॉमिनल पार्टनर। अब हम देखते हैं कि माइनर पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। माइनर जो 18 ईयर्स से जिनकी कम एज होती है वो माइनर्स होते हैं। जैसे हमने देखा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली में एक बेबी बॉर्न होते ही उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। तो क्या ऐसा पार्टनरशिप में भी होता है, ये हम देखेंगे। तो माइनर पार्टनर क्या होता है कि माइनर पार्टनर पार्टनरशिप में आ सकता है, बट माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। वो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिजनेस के अंदर। वो काम कर सकता है, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, सीख सकता है चीज़ें पर वो कोई भी कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड है कि आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजंस एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। वो कोई भी डिसीजंस नहीं लेगा कंपनी के अंदर, ना ही कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। वो अपने व्यू रख सकता है, अपने ओपिनियन रख सकता है, पर कोई डिसीजंस नहीं लेगा, कोई बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करेगा। माइनर पार्टनर डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, ही गेट ओनली शेयर इन प्रॉफिट। जो भी माइनर पार्टनर होगा, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो कोई भी लॉस बियर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करेगा। उसका कोई भी लॉस में वो लॉस नहीं झेलेगा। पर जब वो 18+ हो जाएगा तब उसको फर्म को आके खुद बताना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा कि ये अब 18+ हो गया है। उसके बाद वो सारी डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, लाइबिलिटी भी झेलेगा, लॉस भी झेलेगा, सब नॉर्मल सारी चीज़ें अब वो कर सकता है फिर। तो ये थी हमारी माइनर पार्टनर्स की ड्यूटीज़ कि माइनर पार्टनर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं पार्टनरशिप में। तो ये हमारा पूरा पार्टनरशिप का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को भी कवर करेंगे जल्दी ही। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। शेयर विद योर